हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एजुकेटर किशन भारती आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। सो डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024-25 क्लास 12 सामान्य हिंदी। देखिए ये क्या होता है, तो ये यूपी बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर होता है। दोस्तों ये 2025 या 24-25 लिखा है, 2025 का है। दोस्तों मॉडल पेपर जो हल करने से क्या होता है, देखिए जब मॉडल पेपर आप हल करते हैं तो एक प्रकार से आपको एक अंदाजा हो जाता है कि हम परीक्षा में कितना हम लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को गवाए पेपर को सॉल्व करते हैं। देखिए पूर्णांक आपका कितना है, तो पूर्णांक आपका 100 नंबर का होने वाला है। समय कितना है, तो समय 3 घंटा 15 मिनट है। देखिए निर्देश लिखे हैं, निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर खंड है। सब में आपको बता दूं कि जो हिंदी का पेपर होता है वो 2 खंडों में विभाजित होता है। खंड का होता है, खंड जो का होता है वो 50 अंक का होता है, और खंड जो खा होता है वो भी 50 अंक का होता है। टोटल आपका 100 अंक का हो जाता है। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न उत्तर संख्या 1 देखेंगे। पहला देखेंगे प्रश्न क्या है, शिक्षा। देखिए इसमें क्या होता है, प्रश्न उत्तर संख्या जो 1 है इसमें होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ये जो है ये गद्य साहित्य का इतिहास से आपसे पूछा जाता है। चलिए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार के हैं। देखिए प्रश्न का क्या है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। चलिए इनके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट क्या है, भट्टेन्द्र हरिश्चंद्र है। सेकंड है संपूर्णानंद है। थर्ड है मोहन राकेश है। फोर्थ है राधा कृष्णदास है। तो इनका सही उत्तर क्या है, जो शिक्षा का उद्देश्य के निबंध के लेखक हैं वो कौन है भैया, ऑप्शन नंबर सेकंड संपूर्णानंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन सेकंड क्या है, देखिए दूसरा क्या है हमारा, खा नंबर क्या देखिए, लल्लू लाल की रचना है। देखिए लल्लू लाल की रचना कौन सी है। देखिए फर्स्ट क्या है, सुख सागर है। सेकंड देखिए प्रेम सागर है। थर्ड क्या है, परीक्षा गुरु है। फोर्थ क्या है, रानी केतकी की कहानी। चलिए मैं आपको सभी को बताते हैं। देखिए जो लल्लू लाल की रचना है वो कौन सी है, लल्लू लाल की रचना है भैया प्रेम सागर। प्रेम सागर जो है लल्लू लाल की रचना है। और ये सुख सागर जो है, ये सुख सागर भैया है सदा सुख लाल की है। किसकी है, मुंशी सदा सुख लाल की है। ठीक। परीक्षा गुरु आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा गुरु किसकी रचना है, तो परीक्षा गुरु है लाला श्रीनिवास दास की है भैया। इसको आप जरूर याद कर लीजिए, परीक्षा गुरु बेहद इंपॉर्टेंट है। और रानी की जो केतकी की कहानी है ये किसकी है भैया, तो इसकी है मुंशी इंसान अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के लेखक है मुंशी इंसान अल्लाह खां। देखिए दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम सभी को आपको बताते चलेंगे। इससे क्या होगा कि परीक्षाओं में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर अपने गेन कर पाएंगे। चलिए उसके बाद हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है पर्दा कहानी के लेखक। देखिए पर्दा कहानी के लेखक कौन है भैया, प्रेमचंद। प्रेमचंद हो गया। सेकंड जयशंकर प्रसाद है। थर्ड है अमरकांत है। और यशपाल है। तो जो पर्दा कहानी ये किसकी रचना है, तो पर्दा कहानी के जो रचनाकार हैं वो यशपाल है। कौन है, यशपाल। जयशंकर प्रसाद की कृतियां कौन सी है, तो जयशंकर प्रसाद की भैया है आपकी कंकाल हो गई, तितली हो गई, इरावती हो गई। तो ये जयशंकर प्रसाद जी की कृतियां हो गई। प्रेमचंद की कृति है कफन है, गबन गोदान, ये सब प्रेमचंद की है। और अमरकांत की कौन सी, तो अमरकांत की बहादुर है। बहादुर कहानी जो आपके चैप्टर है वो अमरकांत जी का है। चलिए तो चलिए अब इसके बाद चौथा प्रश्न देखेंगे भैया। घ नंबर क्या है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन। देखिए आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आवारा मसीहा के रचनाकार। चलिए ऑप्शन देखते हैं। विष्णु प्रभाकर हैं, राम बिच बेनीपुरी हैं, राहुल संकृत्यान है, या फिर रांगे राघव है। देखिए इसका जो उत्तर है वो क्या है भैया, तो विष्णु प्रभाकर इसका सही उत्तर है। विष्णु प्रभाकर इसका सही उत्तर है। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, विष्णु प्रभाकर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, 8 नंबर देखेंगे। ये क्या है, चलिए बाल भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाल भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, चलिए देखते हैं। इसका ऑप्शन देखेंगे। चलिए ऑप्शन हम यहाँ पर देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरा भैया सरदार पूर्ण सिंह है। तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल है। और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो बाल भट्ट की आत्मकथा है ये किसकी रचना है, तो ये आपका है भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल से नहीं होना है कि बाल भट्ट के आत्मकथा के लेखक कौन है भैया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप इसको याद कर लीजिए। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर होता है जो खंड का होता, जो प्रश्न उत्तर संख्या आपकी जो का होती है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद आपका आता है प्रश्नोत्तर संख्या 2 आता है। प्रश्नोत्तर संख्या 2 ये कहाँ से होता है, तो ये होता है काव्य साहित्य का इतिहास। क्या होता है, काव्य साहित्य का इतिहास। खंड जो का के जितने भी सारे प्रश्न होते हैं सभी प्रश्न जो हैं एक एक नंबर के होते हैं। कितने नंबर के, एक एक नंबर के होते हैं। 5 प्रश्न होते हैं टोटल, 1 नंबर के होते हैं। तो इस पर आपका 5 अंक के हो जाते हैं। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 देखेंगे। 2 क्या है, चलिए 2 का हम क्या देखते हैं, कामायनी किस युग की रचना है। देखिए कामायनी किस युग की रचना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, बहुत ही ज्यादा। देखिए सबसे पहले देखिए कामायनी किसकी रचना है, तो कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक। और जो जयशंकर प्रसाद है वो किस युग के कवि हैं, तो वो शुक्ल युग के कवि हैं। शुक्ल युग को दूसरा क्या है, तो छायावाद युग। शुक्ल युग को छायावाद युग भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए छायावाद युग सही हो जाएगा। ठीक। चलिए उसके बाद खा नंबर प्रश्न देखेंगे।
ख नंबर क्या है, निम्नलिखित कवियों में से कौन कवि प्रगतिवाद युग का है? देखिए प्रगतिवाद युग का कवि कौन है, देखिए ऑप्शन देखिए, अग्रदास हैं, तुलसीदास हैं, नंदन दास हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो इसका जो सही उत्तर है भैया, प्रगतिवाद के जो लेखक हैं यानी कवि हैं, कवि कौन है भैया, तो रामधारी सिंह दिनकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर इसका सही उत्तर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, देखिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं गा। गा क्या है, तार शतक का प्रकाशन वर्ष हुआ। देखिए तार शतक इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए सभी यहाँ पर आप थोड़ा समझ लीजिए, तार शतक का प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा है, तो ये तो हम चलिए बता देते हैं। इसका जो सही उत्तर है देखिए 1941 है, 1943 है, 1954 है, 1947 है। तो इसका जो सही उत्तर है वो 1943 है, 1943। देखिए तार शतक अब आ गया, चलिए जब आपने बता दिया, अब तार शतक की किसने प्रकाशन किया, किसने संपादित किया, तो वो आपको जानना जरूरी। तो वो किसने किया, वो किया है आज्ञे जी ने। आज्ञे जी ने तार शतक का प्रकाशन किसने किया, तो वो आज्ञे जी ने किया। अब आज्ञे जी का जो पूरा नाम है, आज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, तो आज्ञे जी का पूरा नाम है सचिनानंद हीरानंद वासयान आज्ञे जी इनका पूरा नाम है। चलिए अब इन्होंने कितने तार शतक को प्रतिपादित किया, मतलब प्रकाशन किया, तो इन्होंने चार, कितने, चार जो है तार शतक का प्रकाशन किया, चार शतक। अब चलिए सभी के सन जानिए, तो पहला कब हुआ, पहला आपका जो हुआ 1943 में हुआ। चलिए दूसरा कब हुआ, तो दूसरा आपका हुआ 1951 ईस्वी में हुआ। तीसरा कब हुआ, तो तीसरा हुआ है आपका 1959 ईस्वी हुआ। चौथा कब इन्होंने किया, तो चौथा किया है 1989 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में इन्होंने किया। तो इन्होंने चार तार शतक का प्रकाशन किया। सभी को आप जान लीजिए कि सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए थोड़ा समय लग रहा है लेकिन आपको पूरा कंटेस्ट आपको पता हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे घ नंबर। घ नंबर क्या है, देखिए द्विवेदी युग की रचना नहीं है, द्विवेदी युग की रचना नहीं कौन सी है, देखिए ऑप्शन कही प्रिय प्रवास हो गई, साकेत हो गई, भारत भारती की, कामायनी होगी। तो भैया प्रिय प्रवास किसकी रचना, वासुदेव शरण अग्रवाल की है। चलिए साकेत देखिए ये भी नहीं है, भारत भारती ये भी है, मतलब कामायनी देखिए, कामायनी हमने अभी आपको बताया है, कामायनी किसकी है भैया, तो कामायनी के जो लेखक हैं यानी कवि हैं और जयशंकर प्रसाद जी हैं, और जयशंकर प्रसाद जी हैं ये शुक्ल युग के हैं यानी छायावाद युग के हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, देखिए ये देखिए अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की। देखिए ऑप्शन देखिए, राम भक्ति शाखा से है, ज्ञानाश्रयी शाखा से है, प्रेम आश्रयी शाखा से है, कृष्ण भक्ति शाखा से। मैं आपको बता दूं कि जो अष्टछाप के कवि हैं सबसे पहले वो जान लीजिए वो कौन है, तो वो है आपके सूरदास हैं। कौन है, सूरदास। और जो सूरदास हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। इस तरह आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न उत्तर संख्या 2 खत्म हो जाती है। इसमें भी आपके 5 प्रश्न होते हैं, 1 नंबर के होते हैं, टोटल आपका 5 अंक ये भी होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 3। चलिए प्रश्न उत्तर संख्या 3 देखिए, 3 क्या है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित जो गद्यांश है उस पर आप आधारित प्रश्न पूछेंगे, उसके आपको उत्तर देना होगा। देखिए क्या है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वो वसुंधरा कहलाती है। देखिए इस प्रकार से आपसे एक पद्यांश आपको दे दिया जाएगा और नीचे आपके 5 प्रश्न हो जाएंगे और पांचों प्रश्न के आपको उत्तर देना होगा। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2 अंक के होते हैं। इस तरह टोटल 5 प्रश्न होते हैं, तो आपका ये 10 नंबर पक्का हो जाता है, यानी 10 नंबर की हो जाते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए सबसे पहले आप प्रश्न पढ़िए और इसी में से आपको उत्तर देना होता है। थोड़ा आप जब लेसन आप पढ़े होंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, आप तुरंत ही आप इसका जवाब दे पाएंगे। देखिए उपरुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रश्न पहला क्या है, संदर्भ लिखिए। देखिए उपरुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ भैया कैसे लिखा जाता है, चलिए बताते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड गद्य में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी। देखिए जो राष्ट्र का स्वरूप है ये किसने लिखा दिया, तो राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। पहला चैप्टर आपका है। चलिए पहले चैप्टर से आपसे पूछा गया, तो यदि आप संदर्भ लिखते हैं तो आपके 2 नंबर आपको संदर्भ के दिए जाएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। देखिए इसका प्रश्न आपको इसी से ढूंढना होगा। देखिए यहाँ पर धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। देखिए पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका पहले प्रश्न का उत्तर। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, रेखांकन अंश की व्याख्या। रेखांकन अंश की व्याख्या में क्या होता है कि जितने भी शब्दों के नीचे लाइन होती है, अंडरलाइन होती है, केवल उतने शब्दों की आपको व्याख्या करनी होती है। व्याख्या का मतलब क्या होता है, यानी उसी के बारे में आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना। ठीक, तो ये होती है व्याख्या करना। चलिए व्याख्या आप कर लीजिएगा। देखिए थोड़ा हम बता देते हैं। देखिए क्या है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य नदियां हैं। देखिए धरती माता की कोख में जो अमूल्य नदियां हैं, अमूल्य नदियां जैसे कि भाई धरती से हमें क्या प्राप्त होता है, तो धरती से हमें खनिज प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है, और क्या होता है, अन्न प्राप्त होता है। बहुत सी सारी चीजें हमें धरती से प्राप्त होती हैं, जिसके कारण वह धरती जो है क्या वसुंधरा कहलाती है। तो इस तरह से आप बढ़ा चढ़ा के आप व्याख्या लिख देंगे। चलिए चौथा प्रश्न क्या है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, चलिए इसका उत्तर देखिए। यहाँ पर देखिए
देखिए पृथ्वी, देखिए यहाँ से देखिए, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। देखिए यहाँ तक आपका दूसरा ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका दूसरा उत्तर हो जाएगा। इसी में से आपको ढूंढ के ही लिखना है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं, यानी पांचवा प्रश्न देखते हैं। भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? देखिए इसका उत्तर इसी में ढूंढते हैं। देखिए कहाँ है, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सभी की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। देखिए पांचवा प्रश्न आपका ये होगा। तो इसी प्रकार से आपको सारे प्रश्न आपको लिखने, इस तरह से आप लिखेंगे, आपके 10 नंबर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए यह क्या है, यहाँ पर देखिए अथवा था। यदि आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप ये कर ले। देखिए अशोक का फूल, देखिए अशोक का फूल से आप, ये कौन सा चैप्टर है, अशोक के फूल चैप्टर है। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक, क्योंकि अशोक के फूल के लेखक कौन है, चलिए आप हमें कमेंट में बताइए। चलिए तो आप ये कर लीजिए, चाहे ये कर लीजिए, दोनों में से आप एक कर लेंगे, आपके 10 नंबर हो जाएंगे। चलिए अब इसके बाद हम प्रश्न अपना चौथा देखेंगे। प्रश्न चौथा हमारा क्या है, देखिए चौथा देखिए, तीसरा जो होता है वो गद्य से होता है और चौथा जो है वो पद्य से होता है। ठीक, चलिए इसको हम पढ़ते हैं। देखिए दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन शपथ है? यदि मैं उसाई गई हूँ भरत, तो पति समान ही स्वयं पुत्र को भी खोऊं। देखिए ये कहाँ, देखिए यहाँ पर लिखा है भरत। भरत से आपको कुछ याद आया होगा, रामायण। तो देखिए आपके पूरे चैप्टर में राम के बारे में किस चैप्टर में लिखा गया है, तो किसने लिखा है? तो केकई का अनुताप आपका एक चैप्टर है चैप्टर है, और उस चैप्टर को किसने लिखा है? तो उसको आप जो है लिखा है वो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। तो आप इतना पता कर लीजिए, आपके 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। पाठ का नाम और किसने लिखा है, कवि का नाम, तो इससे आपके 2 नंबर संदर्भ के आपके दिए जाएंगे। चलिए इनका प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए ये जो पूरा जो चैप्टर है हमने डीपली, मतलब एक एक शब्द का हमने अर्थ बताया है। तो दोस्तों आप वहां पर जाइए, वीडियो पढ़ लीजिए, आपको पूरा जो जितनी पूरी व्याख्या है, व्याख्या को कैसे कॉपी पे लिखना है वो भी हमने बताया, वो भी कॉपी पर लिख के बताया है। तो दोस्तों उस वीडियो को आप जरूर से जरूर देख लीजिए। उससे अगर आप देख लेते हैं तो आपके जो 10 नंबर करने का तरीका आपको पूरा पता हो जाएगा। चलिए अब इनके चलिए उत्तर देखते हैं, मतलब प्रश्न देखते हैं कैसे प्रश्न है। अपने पदनाम का संदर्भ लें। देखिए संदर्भ भी वैसे आपको लिखना है, बस इसमें क्या फ़र्क होता है कि इसमें जो लेखक का नाम होता है, लेखक के नाम के स्थान पर यहाँ पर कवि का नाम होता है। ठीक, बस इतना फ़र्क है, बाकी संदर्भ वैसे ही वही छाप देंगे। चलिए रेखांकन अंश की व्याख्या जिस प्रकार से उसमें करेंगे उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। देखिए यहाँ तक जितने शब्दों के नीचे अंडरलाइन उतने की ही आपको व्याख्या यहाँ पर करनी है, वो भी बढ़ा चढ़ा के। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अंताप न करने को पाऊं, पंक्तियों में कौन सा अलंकार? देखिए यहाँ पर अलंकार कौन, देखिए पहाड़ सा। देखिए पहाड़ सा में कौन सा अलंकार, देखिए यहाँ पर तुलना की गई है, यानी किससे तुलना की गई, तो पहाड़ से यहाँ पर तुलना की गई है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें ये आपका उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर तुलना की गई है। चलिए तो यहाँ पर उपमा अलंकार लिख देंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए इसमें जब आप पूरी व्याख्या आपको पढ़े होंगे तो उसके बाद आप जो इसका भाव है आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो आप व्याख्या याद कर लीजिए, व्याख्या आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इसका भाव स्पष्ट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भाषा की विशेषता बताइए। तो भाषा की इसमें आपको विशेषता बतानी है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट चलिए देखिए अब उसके बाद चाहे ये कीजिए या ये किया, अथवा ये आप कर लीजिए। देखिए दोनों में से एक कर आप सकते हैं। देखिए लज्जाशील पति की महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होन देना विकृत वसना तू ना सुंदरी को। देखिए ये कहाँ का है, तो ये आपका है पवन दूतिका। पवन दूतिका किसने लिखा, तो पवन दूतिका जो है भैया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध, उन्होंने पवन दूतिका लिखा है, पहला चैप्टर याद कीजिए। ठीक, चलिए चाहे ये कर लीजिएगा चाहे वो कर लीजिए, दोनों में से आपको एक कर लेना है। चलिए देखिए इनको क्वेश्चन भी आप देख लीजिए जल्दी जल्दी। पहले क्या है, संदर्भ लिखना है। चलिए संदर्भ आप लिख दीजिएगा, रेखांकन की व्याख्या ये भी आप कर लीजिएगा। राधा लज्जाशील पथिक महिला को किस विषय में क्या करने को कहती है? देखिए राधा जी क्या करें, पूरा आप चैप्टर पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा आपको हम बता देते हैं। राधा जी लज्जाशील पथिक महिला के विषय में यह बताते हैं कि कोई सुंदरी यदि तुझे मार्ग में जाती हुई दिखाई देना तो तू अपनी हवा से उसके वस्त्रों को ना उड़ा देना। तो राधा जी ये कहती हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ओठों की ओ कमल मुख में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा दिया, उपमा अलंकार है। देखिए यहाँ पर भी उपमा दी गई है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जलद और कृषक ललना शब्द का अर्थ क्या है? देखिए जलद का अर्थ होता है ये बादल, ठीक। कृषक ललना का अर्थ होता है किसान की स्त्री, यानी किसान की पत्नी। चलिए तो आपके यहाँ पर भी आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे पांचवा प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 में क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर देखिए जीवन परिचय देना है, यानी साहित्यिक परिचय आपको देना है, साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय। चलिए देखिए किसका किसान देखना, देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, एपीजे अब्दुल कलाम का है, वासुदेव शरण अग्रवाल का है। देखिए यही 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप 4 याद कर लीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद कर लीजिए, वासुदेव शरण अग्रवाल का याद कर लीजिए और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद कर लीजिए। देखिए इन 3-4 आप याद कर लीजिए, आप हो जाएंगे। देखिए सभी जितने भी सारे इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय हमने इसी चैनल पे करा दिया है, आप वहां जाके वीडियो आप देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे, खा नंबर में क्या है। देखिए खा में क्या है, देखिए
खाम देखिए, खाम में होता है कवियों का साहित्यिक परिचय यहाँ पर देना होता है। तो चलिए देखिए लेखन किसका है, मैथिली शरण गुप्त का है, सुमित्रा पंत का है, रामधारी सिंह दिनकर का है। देखिए यहाँ पर आप महादेवी वर्मा उनका भी याद कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद उनका भी याद कर लीजिए, पेपर में और कुछ नहीं आएगा दोस्तों। इतना सारा आप याद कर लीजिए, नहीं 4 पद से याद कर लीजिए और 4 गद्य से याद कर लीजिए, आपके फंस जाएंगे। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। देखिए ये पहले ये देख लीजिए, 5 नंबर का होता है। जो साहित्यिक परिचय होते हैं ये कितने अंक के होते हैं, तो ये 5 अंक के होते हैं। चलिए अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छठा प्रश्न आपका क्या है, छठा प्रश्न है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। देखिए बहादुर कहानी या पंचलाइट, देखिए ये दोनों कहानी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। बहादुर और पंचलाइट, देखिए आपके सिलेबस में 4 ही कहानी है, बहादुर है, पंचलाइट है, ध्रुव यात्रा है और लाठी। तो आप 2 याद कर लीजिए, आपके काम हो जाएंगे। चलिए अथवा अथवा में आपको देता है ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु शब्द लिखिए। देखिए आपको हमने बताया है कि आप 2 याद कर लीजिए, लेकिन आप मेरी मानिए एक और आप बढ़ा लीजिए। देखिए 2 कभी-कभार ऐसा होता है कि जो 2 याद आपके होते हैं वो 2 अक्सर नहीं पूछता है। तो बहादुर और पंचलाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इन दोनों को आप भूल कर भी ना छोड़िए, लेकिन उसके साथ में ध्रुव यात्रा को भी याद कर ली। इन तीनों को यदि आप याद कर लेते हैं तो 100% आप बोर्ड में फोड़ कर आएँगे। चलिए इसके लिए आपको कितने अंक दिए जाएँगे, इसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएँगे। चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे, स्वपठित खंड के आधार पर किसी एक खंड का उत्तर। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जिसके जिले में जो चलता हो, यानी जो खंड काव्य चलता हो वो आप दे दीजिए। श्रवण कुमार का है, चलिए तो बहुत सारे हैं, तो जिसके जिले में जो चलता है वो आप दे दीजिए। चलिए यहाँ पर संख्या 8 देखेंगे। 8 क्या है, देखिए दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, ये संस्कृत आ गया। संस्कृत में देखिए यहाँ पर एक आपको गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और इसका संदर्भ लिखना है और इसके हिंदी अनुवाद करना है। देखिए संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, संदर्भ लिखिए, लिखना आप थोड़ा समझ लीजिए। संदर्भ संस्कृत में कैसे लिखा जाता है, संस्कृत में संदर्भ लिखा जाता है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित जो चैप्टर हो उस चैप्टर का नाम से अवतरित है। देखिए इसमें लेखक और कवि का नाम नहीं होता है, तो लेखक कवि का नाम आपको नहीं लिखना है। चलिए लेखक कवि का नाम आपको नहीं लिखना है। देखिए किस चैप्टर का है, देखिए यहाँ पर आप थोड़ा पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। देखिए महामना विद्वान वक्ता धर्म को, देखिए ये किस चैप्टर का है, तो ये आपका जो आपका है महामना मालवीय चैप्टर है, उस चैप्टर से है। देखिए इसको आपको पूरा पढ़ना है, उसके बाद इसका संस्कृत हिंदी में अनुवाद करना है। चलिए या तो ये कर लीजिए। इसके बाद अथवा में भी होता है। देखिए अथवा में देखिए यहाँ राजा तथेव चा परिषद बुद्धियां, ये कहाँ से है, तो ये आपका जो है जातक कथा है, जातक कथा में से, जातक कथा नित्य जातकम से ये अवतरित है। चलिए इन दोनों में से आप एक कर लीजिएगा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपका क्या है, 2 नंबर आपके लिए संदर्भ पे दिए जाएंगे और 5 जो अंक है आपके वो अनुवाद के, टोटल आपका 7 अंक यहाँ पर भी दिया जाएगा। तो संस्कृत आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत में आपको 7 नंबर की ये होता है और 7 नंबर भी आपको हम बताते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए खा देखिए यहाँ पर, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए खा देखिए, दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। देखिए यहाँ पर श्लोक आ गया, तो संस्कृत में क्या होता है कि देखिए यहाँ पर गद्यांश आपको हो गया, उसके बाद एक श्लोक आता है, इसमें भी गद्य और पद होता है संस्कृत में। तो ये भी कितने अंक का होता है, ये भी आपका 7। तो संस्कृत में टोटल आपका जो संस्कृत होता है 14 नंबर की पूछी जाती है। देखिए कम मेहनत में 14 नंबर बहुत आसान होता है। देखिए संस्कृत कठिन है पढ़ने में, लेकिन संस्कृत में आपको कम ही पढ़ना होता है और नंबर आपको ज्यादा मिलते हैं, तो इसलिए संस्कृत आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए श्लोक देते हैं। ना में रोचते भद्र वा, देखिए ये कहाँ से है, तो ये भैया आपका जो है इसी में से है। किसमें से है, जातक कथा में का श्लोक है। चलिए ठीक, ये आप नहीं कर पाते, दूसरा कीजिए। परोपकार हंतरम, देखिए ये कहाँ से है, तो ये आपका जो एक चैप्टर है, कौन सा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर है सुभाष रत्नानी, तो ये सुभाष रत्नानी चैप्टर से है। देखिए श्लोक के लिए हमने एक वीडियो बना दी है, उसी में सारे श्लोक हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, वो आप वीडियो देख लीजिए, आपके वहां पर 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक, चलिए वो आप वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 में क्या है, देखिए प्रश्न संख्या 9 में आपका है, देखिए निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक, चलिए देखिए पहला क्या है, तलवार की धार पर चलना। दूसरा क्या है, टका सा जवाब देना। तीसरा क्या है, दाल में कुछ काला होना, यानी दया कुछ तो गड़बड़ है। चौथा क्या है भैया, नमक मिर्च लगाना। देखिए नमक मिर्च लगाना, तो इसमें क्या होता है, आपको मुहावरे यहाँ पर दिए हैं, उनका आपको अर्थ लिखना और अपने शब्दों में इसका वाक्य प्रयोग करना है। चलिए आप कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद आता है प्रश्नोत्तर संख्या 10। देखिए 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 10 में क्या है, 10 में देखिए आता है, पढ़िए पढ़िए, आपठित गद्यांश। इसमें क्या होता है, इसमें आपठित गद्यांश आता है। देखिए आपठित गद्यांश क्या है, जैसे इंग्लिश में आता है ऑन 3 पैसेज, ठीक वैसे ये भी होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका एक गद्यांश दे दिया जाता है, गद्यांश या पद्यांश दे दिया जाता है, फिर उसमें नीचे आपके 3 प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों को पढ़ के उत्तर जो है इसी में है, आपको उत्तर लिखना होता है। तो ये कब जुड़ा है, तो ये नया ऐड हुआ है, ये 2024 में ऐड हुआ है। चलिए इसको आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर देखिए उत्तर देखिए लिखे हैं कि कितने, 3 उत्तर आप लिखे हैं। पहला उत्तर जो है 1 नंबर का है, दूसरा जो प्रश्न है आपका, मतलब पहला प्रश्न आपका 1 नंबर का है, दूसरा प्रश्न 2 नंबर का है, तीसरा प्रश्न 2 नंबर, टोटल आपका ये 5 नंबर का होता है। चलिए आप जो गद्यांश होता है 5 नंबर का होता है, तो इन दोनों में से आपको एक कर लेना है। तो चाहे आप ये कीजिए या फिर अथवा होता है, 2 होते हैं, तो इन दोनों में से एक कर लीजिएगा। चलिए
फिर नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या हम 11 पर आते हैं डायरेक्टली कि निम्नलिखित शब्द युग का सही अर्थ चयन करके लिखिए। देखिए क्या है पहला प्रश्न, देखिए यहाँ देखिए वसन व्यसन, देखिए इसका अर्थ क्या होता है, विवश और व्याकुल होता है, कवच और भोजन होता है, वस्त्र और आदत होता है, बिस्तर और अवधि होती। तो इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर नंबर 3 होता है। क्या होता है, वस्त्र और आदत होता है। चलिए दूसरा क्या है, देखिए अम्बुज और अम्बुद का अर्थ क्या होता है, तो बादल और समुद्र, जल और कमल होता है, कमल और बादल होता है, समुद्र और कमल होता है। तो अम्बुज और अम्बुद का अर्थ होता है कमल और बादल। देखिए अम्बुज का जो अर्थ होता है उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है भैया कमल, ठीक। अम्बुज का अर्थ होता है कमल और अम्बुद का अर्थ होता है बादल, तो कमल और बादल इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाँ नंबर देखिए कि निम्नलिखित शब्द में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। देखिए क्या है, देखिए अंबर है, पट है, विधि है, नाग है। देखिए अंबर का आप लिख दीजिए आसमान लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए आसमान लिख दीजिए, दूसरा वस्त्र लिख दीजिए, ठीक। अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है, देखिए क्या होता है पीतांबर, पीतांबर का अर्थ क्या होता है पीला वस्त्र जो श्री कृष्ण जी पहनते हैं, ठीक। पट का अर्थ क्या होता है, तो पट का अर्थ होता है भैया केवाड़ होता है यानी पल्ला होता है, ठीक। चलिए विधि का अर्थ क्या होता है, देखिए विधि का अर्थ आप देख लीजिए, विधि का अर्थ होता है भाग्य होता है, विधाता होता है, नीति होती है। चलिए ठीक, नाग का अर्थ क्या होता है, नाग का अर्थ होता है ये सर्प होता है, नागेश्वर होता है। तो ये दो दो आपको लिखना है, तो आप किसी में से आप लिख दीजिएगा, ठीक। दो शब्द के दो दो अर्थ आपको लिखना है। चलिए ग नंबर देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। देखिए जो पहला क्या है, देखिए जो आंखों के सामने हो तो उसे क्या कहेंगे, नेत्र सम्मुख कहेंगे, प्रत्यक्ष कहेंगे, आंख के आगे कहेंगे, ठीक। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है नेत्र सम्मुख, नेत्र सम्मुख इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा देखेंगे, जानने की इच्छा रखने वाला उसे उसे क्या कहते हैं, जानकार कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे, जिज्ञासु कहेंगे, बुद्धिमान कहेंगे। तो उसको कहेंगे जिज्ञासु, जिज्ञासु सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, घ नंबर क्या है, देखिए घ नंबर देखेंगे, घ नंबर है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। देखिए यहाँ पर टूटी मार्जन शब्द है, यानी ये जो शब्द हैं इनमें त्रुटि है, कुछ गलतियां हैं, उनको आपको सुधारना। जैसे देखते हैं पहला क्या है, तुम देखो तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं। तो ये किसमें गलती क्या है, देखिए गलती इसमें देखिए है, यहाँ पर है नहीं होगा, यहाँ पर हो होगा। क्या होगा, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तो इस सही हो जाएगा, ठीक। दूसरा देखिए, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। देखिए यहाँ पर गलती क्या है, देखिए यहाँ पर गलती है, यहाँ पर अनेकों नहीं होगा, अनेकों के जगह यहाँ पर होगा अनेक होगा, ठीक। क्योंकि सरोवर देखिए बहुवचन है, ठीक। इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, ठीक, तो ये हो जाएगा। चलिए देखिए तीसरा, देखिए तीसरा क्या है, सम्मेलन में कावित्रिय ने भाग लिया, कावित्री, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, इस देखिए यहाँ पर होगा केवल कावित्री होगा, कावित्री आप लिख दीजिए, ये आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 बता दिया, 3 में से आप 2 कोई भी आप लिख देंगे। चलिए ठीक, अब डायरेक्ट आते हैं 12 प्रश्न पर। तो संख्या देखिए 12 क्या है, 12 देखिए क्या होता है, देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 12 में देखिए का देखेंगे, 12 का का, वीर रस अथवा हास रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिए, देखिए वीर रस या हास रस का स्थायी भाव आपको लिखना है, स्थायी, ठीक। उसके साथ में उदाहरण, या तो आप इसका स्थायी भाव और उदाहरण लिख दीजिए, या फिर आप इसकी परिभाषा लिख दीजिए, ठीक। परिभाषा और उदाहरण लिख दीजिए, तो आपको 2 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। देखिए वीर रस और हास रस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए खान में क्या है, देखिए श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। देखिए यहाँ पर क्या है, जब परिभाषा मतलब इसका जो लक्षण लिखेंगे, लक्षण की परिभाषा, तो उसके लिए 1 नंबर दिए जाएंगे, उदाहरण पे 1 नंबर देंगे, तो टोटल आपका 2 नंबर हो जाएगा। गा देखिए गा क्या है, दोहा अथवा सोरठा का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। देखिए मात्रा, यहाँ पर देखिए मात्रा भी आपको इसमें लगाना होता है, ठीक। चलिए आप इसका उदाहरण लिख दीजिएगा और इसका जो लक्षण आप लिख देंगे, तो आपको यहाँ पर भी 2 नंबर दे जाएंगे। देखिए ये क्या है, देखिए रस छंद अलंकार, इसकी हमने एक वीडियो बना दी है, उसी में आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, यानी 10 से 15 मिनट की वीडियो है, वो आप देख लीजिए, यहाँ पर आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक दोस्तों। चलिए प्रश्न 13 देखिए, 13 क्या है, 13 13 देखिए, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र यानी प्रार्थना पत्र लिखिए। देखिए जो आपका आप पेपर में जो आपका एप्लीकेशन आता है, नहीं पत्र आता है, तो उसमें देखिए एक आवेदन पत्र होता है, दूसरा प्रार्थना पत्र होता है। तो यही 2 पत्र आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक। चलिए देखिए बैंक में खाता, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसके साथ में एक ऋण प्राप्ति, ऋण प्राप्ति के लिए जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो दोनों आप जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक दोस्तों। इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर 6 नंबर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, देखिए ये कीजिए या फिर अथवा ये कीजिए, शहर में फैली संक्रमण बीमारी, तो आप दोनों में से एक पर आप लिख दीजिएगा, आपके 6 नंबर मिल जाएंगे। चलिए अब इसके बाद आपका एक आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन सा, देखिए यहाँ पर देखिए आपका आता है प्रश्न नंबर 14। 14 क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए 14 में होता है निबंध, क्या होता है, निबंध बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत पूछा, मतलब निबंध तो पूछा जाएगा हर हाल, ये श्योर है। और ये कितने नंबर में, 9 नंबर का पूछा जाता है, बहुत ज्यादा नंबर है भैया, 9 नंबर।
देखिए किस पे पूछा जाता है, देश में बेरोजगारी की समस्या पर पूछा जाएगा, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। देखिए यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 5 आपको ऐसे परीक्षा में दे दी जाएंगे और उसमें से किसी एक पर आपको लिखना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि निबंध के लिए एक हमारी मैराथन क्लास आने वाली है, उसमें आपके जितने भी सारे इंपॉर्टेंट निबंध है वो हम सभी को करा देंगे। दोस्तों उस वीडियो को देखना बिल्कुल से भी मत भूलिए। तो दोस्तों चलिए इसके बाद देखिए आपका मॉडल पेपर जो है खत्म। देखिए दोस्तों ये खंड 2 में होता है, खंड का और खा। तो खंड का जो 50 अंक का होता है, खाओ जो होता है वो भी 50 का होता है। टोटल आपका 100 अंक होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो से आप कुछ सीखे होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको हिंदी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सबकी वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल है। तो दोस्तों प्लेलिस्ट बनी है, दोस्तों जो भी आपको आवश्यकता हो तो वो जाकर आप वहां से पढ़ लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।